हेलो फ्रेंड्स। बचपन में हम हमारे पिगी बैंक्स में पैसों को सेव करते थे। इसी के ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं आज। मान लेते हैं आपने इस पिगी बैंक के अंदर 10,000 रुपीज को सेव कर दिया। 10,000 रुपये पिगी बैंक में डाल दिए। एक साल बाद आप पिगी बैंक ओपन करके देखिए, उसमें आपको कितने मिलेंगे? जी हाँ, ओनली 10,000। पैसा सेव किया, अच्छी बात है, पर पैसा मल्टीप्लाई होता और भी अच्छा होता। पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है एसेट्स के अंदर, बराबर कि नहीं? किस तरह से? मान लेते हैं आपने रियल एस्टेट दैट इज प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, तो आपने प्रॉपर्टी से जो भी लैंड या बिल्डिंग खरीदा होगा उसको आप रेंट पे दे सकते हो, और रेंट पे देने के बाद आपको उसका रेंटल मिलता जाएगा। साथ ही साथ आपने आज जिस वैल्यू पे परचेज किया है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होने वाली है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू इंक्रीज होने वाली है, दैट इज कंफर्म। तो आपको रेंट मिला, आपका कैपिटल एप्रिशिएट भी हुआ। अगर आप प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड खरीदते हो, ऑब्वियस सी बात है गोल्ड का भी वैल्यू बढ़ता है, इसका भी कैपिटल एप्रिशिएट होता है। अगर आप किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदोगे तो डिबेंचर के ऊपर कंपनी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है और फिक्स डेट पर देती है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और अगर आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हो किसी कंपनी के, तो आपको रिटर्न में मिल सकता है डिविडेंड। ये रेंट मिलना, कैपिटल का एप्रिशिएट होना, इंटरेस्ट मिलना या डिविडेंड मिलना, ये सब रिटर्न्स है, ये सब बेनिफिट है जो हमें तब मिले जब हमने इन सब चीजों के अंदर पैसा लगाया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स held for earning income by way of interest, dividend, rent, capital appreciation, or any other benefit to the investing enterprise. सर, किसी भी पॉलिसी में या किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने के पहले हमें किन बातों के ऊपर गौर करना चाहिए? फैक्टर्स व्हाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट: प्रॉफिटेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड लिक्विडिटी। मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे प्रॉफिटेबल रिटर्न देना चाहिए, जिस स्कीम में, जिस पॉलिसी में, जिस प्रॉपर्टी में, जिस असेट में मैंने पैसा डाला है वो सिक्योर होना चाहिए, और हमने पैसा बचाया था जरूरत के वक्त यूज करने के लिए। पैसा इन्वेस्ट किया है, वही सेविंग जो हमें काम आएगा जब हमें उसकी जरूरत है, तो वो जल्द से जल्द हमें वापस मिल सके, उतना लिक्विडिटी फैक्टर इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। लिक्विडिटी क्या होती है सर? लिक्विडिटी एक असेट को, या फिर हम बोलेंगे इस केस में इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करने का जितना टाइम होता है उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट के टाइप्स की बात करेंगे तो टाइम के हिसाब से और इनकम जनरेशन के हिसाब से चार कैटेगरी बनती है। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो इट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेयर एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड फॉर long period of time. Short-term investments are held for less than 1 year, whereas long-term investments are held for more than 1 year. क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का लाइफ हमारे पास लेस देन 1 ईयर होता है, ये परचेज और सेल किया जाता है, इनका ट्रेडिंग होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तभी मिलेगा जब लॉन्ग रन में वो हमारे पास रहेगा, तो इसको परचेज करके रिटेन किया जाता है। अगर हम इनकम की बात करेंगे तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स फिक्स्ड अर्निंग होती है, कुछ इन्वेस्टमेंट की इनकम वेरिएबल अर्निंग होती है। फिक्स्ड अर्निंग सिक्योरिटीज का मतलब जहां पर हमें एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, जैसे कि इंटरेस्ट, गिविंग फिक्स रिटर्न ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। और वेरिएबल अर्निंग सिक्योरिटीज जहां पर हमें फ्लक्चुएटिंग रिटर्न मिलता है बाय वे ऑफ डिविडेंड। तो आइए बात करते हैं अबाउट फिक्स्ड अर्निंग सिक्योरिटीज। तो लेट्स अज्यूम ये हम हैं, काफ़ी खुश है, हम खुश भी होना चाहिए, और 31 दिसंबर को 2007 को हमने परचेज किया 10% डिबेंचर, फेस वैल्यू 10,000 रुपीज एंड कॉस्ट 12,000।
10,000 का डिवेंचर हमने 12,000 में खरीदा है, तो खरीदने की कीमत 12,000। नीचे लिखा है आईडीडी 30 जून। सर व्हाट इज आईडीडी? सर इंटरेस्ट का ड्यू डेट। जिस डेट पर कंपनी इंटरेस्ट पे करता है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ड्यू डेट। अब यहाँ पर एक इंटरेस्ट ड्यू डेट है 30 जून, इसका मतलब 12 महीने का इंटरेस्ट कंपनी 30 जून को देता है। ठीक है, तो 31 दिसंबर की पार्टी बहुत हो गई, वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर मान लेते हैं 30 जून 2008 आ गया। उस दिन मुझे क्या मिला? इंटरेस्ट। सर एक खास बात, इस दिन मुझे पिछले पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिला है। सर ये क्या बात हो गई? हमने खरीदा 31 दिसंबर 2007 को, इंटरेस्ट मिला 30 जून 2008 को, खरीद के तो सिर्फ 6 महीने हुए, तो इंटरेस्ट 12 महीने का कैसे मिल रहा है? देयर इज अ रीजन। कंपनी बोलता है भाई जिस दिन इंटरेस्ट देने का डेट होगा उस दिन अगर तेरे हाथ में डिबेंचर होगा तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट तुझे मिलेगा। कंपनी ये नहीं देखती कि कितना टाइम से वो तेरे पास है, कंपनी ये देखती है कि इंटरेस्ट के दिन अगर वो तेरे पास है तो पूरे पिछले 12 महीने का इंटरेस्ट तुझे मिलेगा। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन फर्दर, मान लेते हैं हमने 1 जैन 2009 को सोचा इस इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, तो यहां पर हम कौन बन गए? सेलर। और सामने वाला पार्टी कौन बन जाएगा? बायर। यहां पर बातें शुरू होती है। भाई 31 मार्च 2009 तक जितना भी इंटरेस्ट है वो हमारा, मतलब सेलर का। इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिलोंग्स टू सेलर। और 31 जनवरी 2009 के बाद जितना भी इंटरेस्ट होगा वो किसका होगा? जी हाँ, हमारे बायर का। पर यहां पर बातें शुरू होती है सर, क्यों पता है? इंटरेस्ट आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिलोंग्स टू बायर। क्लियर है ये बात? और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों सर? 31 जनवरी को ओनरशिप बदल जाएगा। जब तक मैं ओनर हूं इंटरेस्ट का हक मेरा, जब सामने वाला ओनर बन जाएगा इंटरेस्ट का हक सामने वाले का। पर यहां पर क्या हुआ है, 30 जून 2008 को हमें आखिरी बार इंटरेस्ट मिला, मतलब टिल 30 जून 2008 सारा का सारा इंटरेस्ट हमने रिसीव कर लिया। अगला इंटरेस्ट अगले 30 जून को मिलेगा। दैट मीन्स 30 जून से लेकर 31 जनवरी तक हमारा ओनरशिप तो है। हमारा ओनरशिप है तो इंटरेस्ट हमने कमा लिया ना सर, अर्नड, कमा लिया, बट नॉट रिसीव्ड, मिला नहीं। कब मिलेगा? जब कंपनी पे करेगी। कंपनी कब पे करेगी सर इंटरेस्ट? कंपनी पे करेगी इंटरेस्ट अगले 30 जून, दैट इज 30 जून 2009। और क्योंकि उस दिन इन्वेस्टमेंट बायर के हाथ में होगा, पूरे के पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट बायर को मिलेगा। तो यहां पर हम बायर से कुछ बातें करेंगे, देखते हैं किस तरह से। हम बायर को बोलते हैं कि बायर बायर 7 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है मेरे खाते में, क्योंकि 7 महीना मैंने संभाला। अगले 5 महीना अगर तूने इसको संभाल लिया तो कंपनी 30 जून को पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट तुझे देने वाली है, पर इसमें से तेरा हक तो सिर्फ 5 महीने का होगा। तो एक काम कर, आज तू मुझे 7 महीने का इंटरेस्ट पे कर दे। यहां पर बात होती है दो प्राइजेस की, एक्स इंटरेस्ट प्राइस एंड कम इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस मतलब वो कीमत जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की कीमत है। अब इस एग्जांपल में देखेंगे ना, कॉस्ट 12,000, मतलब मैंने खरीदा 12,000 में, तो ये है एक्स इंटरेस्ट प्राइस, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की प्राइस। मैंने भी इंटरेस्ट पे किया रहेगा जब मैं बाय कर रहा था, सामने वाले सेलर को उसका आउटस्टैंडिंग मैंने पे किया रहेगा। इनकम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब क्या है सर? वो प्राइस जिसमें हम इंटरेस्ट भी पकड़ लेते हैं। जैसे कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस के अंदर आप इंटरेस्ट को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? कम इंटरेस्ट प्राइस। तो हम ये बोल सकते हैं ना सर कि जब टोटल पेमेंट का बारी आता है तो हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट प्लस एक्स इंटरेस्ट, दैट इज कम इंटरेस्ट प्राइस। पर हमारे अकाउंटिंग में हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कौन सा लिखेंगे कॉस्ट? एक्स इंटरेस्ट वाला। तो याद रखिए यहाँ पर जो 12,000 है वो है एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट,
नोट डाउन भी कौन सा होगा? जी हाँ, एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट. तो प्राइस without interest is called x interest price and price with interest including interest is called कम इंटरेस्ट प्राइस. तो सर यहां पर कुछ बातें एक बार रिवाइज करेंगे कि इंटरेस्ट इन्वेस्टर को मिलना चाहिए. इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिलोंग्स टू सेलर. इंटरेस्ट आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिलोंग्स टू द बायर. ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन बायर विल पे outstanding interest to the seller. Price without interest, X interest price. Price with interest, कम interest price. Is that clear? आइए देखते हैं फॉर्मेट फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. ये है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का फॉर्मेट. हमें लेजर बनाना होता है सॉल्यूशन में. इन द बुक्स ऑफ मेसर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट. पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट. ये कॉस्ट का मतलब कौन सी कॉस्ट? सर एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट. ये फॉर्मेट 15 लाइन का बनेगा और उसके नीचे की जितना भी स्पेस होगा वो हम वर्किंग नोट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे. ये फॉर्मेट और ये वर्किंग नोट हम डिटेल में सीखेंगे जब हम सम्स करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपके कोई डाउट्स, क्लैरिफिकेशंस या फिर आप कोई वैरायटी कवर अप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग रिवीजन गुरुजी.